इतिहास में किसी एक व्यक्ति ने किसी एक देश को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना इस व्यक्ति ने पहुंचाया था। इसने अपने समय के सबसे अमीर देशों में से एक देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया और ऐसा बर्बाद किया कि वो देश फिर दोबारा कभी अपने गौरव को हासिल नहीं कर पाया। ये वही व्यक्ति है जिसका जिक्र हमने साउथ सी बबल वाले एपिसोड में किया था, जिससे प्रेरणा लेकर के जॉन ब्लंट ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था। तो सोचिए, जिसका चेला इंग्लैंड को बर्बाद कर सकता है, उस गुरु ने क्या किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शातिर अपराधी की, जिसने आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बबल बनाया और उसका बबल इतना बड़ा था कि उसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया था। तो आइए सुनते हैं इस रोचक कहानी को। बात 9 अप्रैल 1694 यानी 1694 की है। लंदन की एक बार में कुछ लोग शराब पी रहे थे। बार लोगों से भरा हुआ था और इस भीड़ में थे 2 नौजवान, एडवर्ड विल्सन और जॉन लॉ। बार में मौजूद लोग समाज के निम्न तबके यानी लोअर क्लास से संबंध रखते थे, पर विल्सन और लॉ के कपड़े और रंग ढंग देखकर साफ लगता था कि ये दोनों अमीर परिवारों से आते थे। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग टेबल्स पर बैठे थे, पर ये टेबल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थी। ऐसे में इन दोनों का एक दूसरे की तरफ देखना या आंखें मिल जाना कोई साधारण सी बात हो सकती थी, पर यहां पर इन दोनों के लिए यह मरने मारने की बात थी। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से अनजान बिल्कुल नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, जिसका नाम था एलिजाबेथ विलर्स। एलिजाबेथ एक वेल्दी फैमिली से संबंध रखती थी, पर विल्सन और लॉ एक नंबर के जुआरी और शराबी थे। हालांकि ये बात सबके बीच चर्चा का विषय हमेशा रहती थी कि विल्सन और लॉ कोई काम नहीं करते और सिर्फ जुए और शराब में लगे रहते हैं, पर फिर भी इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे रख पाते हैं। दोनों व्यक्ति हाई स्टेक गैम्बलिंग यानी ऐसा जुआ खेलते थे जिसमें दांव पर बहुत बड़ी रकम लगाई जाती थी। दोनों ही व्यक्ति हारने के लिए मशहूर थे, पर लंदन के सबसे महंगे इलाके में रहते थे। उस दिन दोनों बार में इत्तेफाक से आ गए थे। शुरू में सब ठीक रहा, दोनों ने अपने लिए शराब खरीदी और चुपचाप बैठकर शराब पीने लगे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और जल्दी ही ये बहस हाथापाई में बदल गई, जिस पर बार मालिक ने दोनों को उठाकर बार के बाहर फेंक दिया। बाहर आने पर दोनों ने डिसाइड किया कि आज इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दोनों ने डुएल के जरिए इसका समाधान सोचा। डुएल आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जहां पर काउबॉयज एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और पहले अपनी पिस्टल निकालकर जो दूसरे को गोली मार दे वो जीत जाता है और हारने वाले की मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह की लड़ाई विल्सन और जॉन के बीच तय हुई, पर यह लड़ाई पिस्टल की जगह तलवार से लड़ी जानी थी। दोनों लड़ाई के लिए बार के बाहर एक मैदान में गए और डुएल शुरू हुआ। जॉन लॉ इसमें ज्यादा तेज साबित हुए और उन्होंने एक ही बार में एडवर्ड विल्सन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जॉन लॉ वहां से भाग गया, पर उसी रात पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके बाद जॉन पर मर्डर का केस चला और उसे 1694 यानी 1694 में ही मौत की सजा सुना दी गई। अब तक सबके लिए यह एक आम मर्डर का मामला था, जिस पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया था, पर अगले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि 1694 यानी 1694 में ही खबर आई कि जॉन लॉ जेल से भाग गया है। इसके बाद पुलिस ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस जेल ब्रेक के लिए सिपाही से लेकर जेलर तक सबको मोटी रिश्वत दी गई थी। जब ये खबर बाहर आई तो लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि आखिर एक जुआरी इतना पैसा कहां से लेकर के आया और जेल के बाहर से कौन उसकी मदद कर रहा था। लोगों के बीच ये चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही थी और ठीक उसी समय जॉन लॉ का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ गया। दरअसल जॉन लॉ कोई मामूली जुआरी या शराबी नहीं था, बल्कि स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा के सबसे अमीर परिवारों में से एक का एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसका जन्म 1671 यानी 1671 में एडिनबरा में हुआ था और उसके पिता का सोने यानी गोल्ड और शिपिंग का बिजनेस था। लॉ की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई थी, पर मैथ में उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसे हाई स्कूल ऑफ एडिनबरा में एडमिशन करा दिया गया। 14 साल की उम्र में उसने अपने पिता का बिजनेस भी संभाल लिया। इस समय वो पढ़ाई और बिजनेस एक साथ कर रहा था और दोनों में ही उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी। इस सबसे खुश होकर उसके पिता ने उसे एक कैसल यानी महल गिफ्ट किया, जिसका नाम है ल्यूरिस्टन कैसल। जॉन की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और उसका सपना था कि वो स्कूल पास करके कॉलेज में मैथ में ही आगे की पढ़ाई पूरी करे। इसमें उसके पिता का भी उसे पूरा सहयोग प्राप्त था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जॉन जब 17 साल का था तो उसके पिता का निधन हो गया और इसके चलते बिजनेस का सारा बोझ जॉन पर आ पड़ा। बिजनेस बड़ा था और जॉन का एक्सपीरियंस कम, इसीलिए उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब उसका सारा समय बिजनेस में ही जाने लगा।
इस सब के चलते उसका स्कूल भी छूट गया। शुरू में सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे जॉन के बिहेवियर में काफी बदलाव आने लगे। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और उसकी संगत काफी खराब हो गई। फिर एक बार उसे किसी काम से लंदन आना पड़ा और एक बार वो जो लंदन पहुंचा तो वो वहीं का होकर रह गया। शराब की लत तो उसे पहले से ही थी, पर अब वो जुआ भी खेलने लगा था। उसे बड़े दाम लगाने का शौक था, जिसके चलते उसका नाम और प्रभाव भी बढ़ने लगा। अच्छा पहनने और रहने के चलते उसे अमीरों की पार्टीज में भी बुलाया जाने लगा, जहां उसकी मुलाकात एलिजाबेथ विलर से हुई, जिसे वो चाहने लगा, और वहीं एडवर्ड विल्सन से भी मिला, जिससे उसकी दुश्मनी ठनी और जिसके चलते उसे जेल और फिर मौत की सजा सुनाई गई। तो ये था जॉन लॉ का इतिहास। अब वापस चलते हैं साल 1694 में। जेल से भागने के बाद जॉन कुछ दिन इधर उधर भटकता रहा और फिर इसी साल वो इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। इसके बाद वो कई महीनों तक यूरोप के कई देशों में छिपता रहा और फिर आखिरकार नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड पहुंच गया। इसके बाद अगले लगभग 10 सालों तक वो एग्जाइल यानी निर्वासन में ही रहा, पर इस दौरान उसने इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, बैंकिंग सिस्टम और पेपर करेंसी पर काफी स्टडी की। हालांकि उसका जीवन स्तर यानी लाइफस्टाइल पहले जैसा ही रहा, पर अब वो पहले जितना जुआ नहीं खेल पाता था और शराब पर भी उसका खर्चा कम हो गया था, इसीलिए उसके पास काफी खाली समय था। पर इस सब में सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने इस खाली समय का सदुपयोग किया। धीरे धीरे वो इकोनॉमिक्स में इतना फेमस हो गया कि उसे लोग डिस्कशंस के लिए इनवाइट करने लगे। उसके विचार अपने समय से काफी आगे के थे यानी फ्यूचरिस्टिक थे। उसके विचारों को इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी माना जाने लगा और इसी वजह से उसे उसके समय के स्थापित अर्थशास्त्री यानी एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट पसंद नहीं करते थे। पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमारी आज के इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स जॉन लॉ के आइडिया से ही लिए गए हैं। जॉन के साथ एक सुखद अनुभव यह रहा कि वो उस समय नीदरलैंड्स में था, जब नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे संपन्न देश था और एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खुलने के बाद मनी और इन्वेस्टमेंट को लेकर वहाँ काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिन्हें जॉन अपने सामने होता देख पा रहा था। अगर आप नीदरलैंड्स और एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे ट्यूलिप मेनिया वाले एपिसोड को देख सकते हैं, जहां हमने स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है। खैर, अब वापस चलते हैं कहानी पर। फिर आया साल 1705 यानी 1705 और इस साल जॉन के 2 पेपर्स पब्लिश हुए। इन पेपर्स में पहली बार किसी इकोनॉमिस्ट ने नेशनल बैंक का जिक्र किया था, क्योंकि इससे पहले सारे बैंक्स प्राइवेट होते थे। जॉन का मानना था कि अगर किसी देश को तरक्की करनी है और आर्थिक विकास को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसके लिए देश में नेशनल बैंक होना जरूरी है, और वो चाहता था कि इन नेशनल बैंक्स पर सरकार का नियंत्रण हो। इन 2 इकोनॉमिक पेपर्स के बाद उसकी ख्याति काफ़ी बढ़ गई थी। वो इतना फेमस हो गया कि 1707 यानी 1707 में उसे स्कॉटलैंड बुलाया गया, जहां उसने ब्रिटेन के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन का प्रस्ताव रखा। उसकी डिबेट्स के चलते ही 1707 में ट्रीटी ऑफ यूनियन पास हुई, जिसके चलते वो ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आया, जिसे आज हम जानते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉन लॉ का प्रभाव कितना बढ़ गया था। इस डिबेट के बाद जॉन ने स्कॉटिश गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक बनाने का भी प्रस्ताव दिया, पर उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। यहाँ ये जानना रोचक है कि जॉन लॉ, जो कि एक इकोनॉमिस्ट था, उसके इकोनॉमिक आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, पर उसके पॉलिटिकल आइडिया को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद कई सालों तक जॉन अपनी इकोनॉमिक्स थ्योरी पर काम करता रहा और नीदरलैंड्स में व्यापारियों और सरकार को गाइड करता रहा। फ्रांस में इस बुक को इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी पसंद किया और इसकी खबर ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस फिलिप II तक पहुंची। फिलिप उस समय फ्रांस का प्रिंस था और अपने देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के काफ़ी परेशान था। उसकी परेशानी की वजह थी किंग लुई द 14 द्वारा लड़े गए युद्ध, जिसने फ्रांस का खजाना खाली कर दिया था। वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, जिसका जिक्र हमने जॉन ब्लंट वाले एपिसोड में किया था कि किस तरह से इस युद्ध ने इंग्लैंड की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब कर दी थी, उसी युद्ध ने फ्रांस को भी घुटनों पर ला दिया था। खराब आर्थिक हालात देखते हुए फिलिप II ने जॉन लॉ से मुलाकात की। फिलिप को जॉन का आइडिया पसंद आया और वो उसके प्रपोजल के साथ किंग लुई द 14 से मिलने गया, पर किंग ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। किंग को मनाने की भरसक कोशिश की गई, पर वो नहीं माना। आखिरकार फिलिप ने हार मान ली और जॉन ने भी नीदरलैंड्स जाने की तैयारी कर ली। ऐसा लगा कि मानो जॉन का आइडिया अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 सितंबर 1715 यानी 1 सितंबर 1715 को किंग लुई द 14 की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका पड़पोता यानी ग्रेट ग्रैंडसन लुई द 15 नया राजा बना। पर नए राजा की उम्र मात्र 5 साल थी। ऐसे में उसके सारे फैसले लेने का अधिकार फिलिप के पास आ गया। यानी कि राजा तो लुई द 15 था, पर राज फिलिप II का चल रहा था। ऐसे में जॉन लॉ के सारे रास्ते अब एकदम साफ हो गए थे। ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस फिलिप ने अपने सबसे पहले फैसलों में से एक फैसला जॉन लॉ के इकोनॉमिक प्रपोजल के बारे में लिया
उसने जॉन को बोला कि वो सिर्फ मनी सप्लाई या बैंक के बारे में ही नहीं बल्कि पूरी फ्रेंच इकोनॉमी के बारे में एक प्रपोजल लेकर के आए। जॉन ने प्रपोजल पर काम शुरू किया और 1 मई 1716 यानी 1 मई 1716 को उसने अपना प्रपोजल पेश किया। इसी प्रपोजल के चलते मई 1716 में ही जर्नल प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई। ये एक प्राइवेट बैंक था जिसे पेपर करेंसी यानी कि नोट छापने का अधिकार प्राप्त था। इस बैंक को बनाने का पर्पस था मनी सप्लाई बढ़ाना, जिसके लिए जॉन के दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन पर ही बैंक खूब नोट छाप रहा था। इसका प्रभाव भी तुरंत दिखाई दिया। राजा ने अपना बहुत बड़ा कर्जा भी उतार दिया और देश में वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। जैसे ही डिमांड बढ़ी उसे पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ने लगी और जिसके साथ ही रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। यहाँ तक तो यह प्रयोग सफल रहा और इतना सफल रहा कि इस तरीके को आज तक फॉलो किया जाता है। चाहे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जिसमें यूएस गवर्नमेंट और फेडरल बैंक ने भर भर कर नोट छापे, या फिर कोविड का समय जब मनी सप्लाई अपने चरम पर पहुंच गई। पर इन तरीकों से मनी सप्लाई बढ़ाने का एक नुकसान भी है और वो है बेतहाशा महंगाई जो आज पूरी दुनिया झेल रही है। इस वक्त तो फ्रांस पर इस महंगाई का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, पर आगे क्या हुआ आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जॉन का प्रपोजल वास्तव में क्या था। उस समय फ्रांस में सोने और चांदी के सिक्कों में व्यापार होता था। जॉन का प्रपोजल था कि सोने या चांदी के सिक्कों में व्यापार करना मुश्किल है क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना कठिन होता है और चांदी और सोने के सिक्कों में वजन बहुत ज्यादा होता है। इसके बदले उसने एक स्कीम निकाली कि लोग अपने चांदी और सोने के सिक्के बैंक में जमा करवा दें और इसके बदले बैंक से नोट ले लें। वो नोट जब वो चाहे अपने सोने और चांदी के सिक्कों में वापस बदलवा सकते हैं। इस तरह नोट्स को कैरी करना आसान था और उसे व्यापार करना भी सरल हो गया था। लेकिन यहां पर एक पेच था। जॉन का प्रपोजल था कि जितने सोने या चांदी के सिक्के बैंक के पास आएंगे बैंक उनसे ज्यादा नोट प्रिंट करेगा, लेकिन कितने ज्यादा प्रिंट करेगा ये किसी को नहीं पता था और ना ही जॉन के पास इसका कोई हिसाब किताब था। लेकिन ये आगे चलकर किस तरह से जॉन के लिए मुसीबत बना इस वीडियो में आगे देखेंगे। अगले 2 साल सब कुछ ठीक चलता रहा और 1718 में जॉन की रिक्वेस्ट पर ही इस बैंक को नेशनलाइज यानी इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इस रिक्वेस्ट के बाद देश और समाज में जॉन के लिए सम्मान और बढ़ गया। फिलिप और जॉन की दोस्ती और गाढ़ी हो गई। जॉन को राजदरबार में खास जगह दी जाने लगी और इस तरह उसकी किस्मत का सितारा और बुलंद हो गया। इसी साल जॉन ने एक कंपनी को चलाने के मोनोपोलिस्टिक राइट यानी एक अधिकार भी फ्रेंच किंग से प्राप्त कर लिया और ये कंपनी थी मिसिसिपी कंपनी। हालांकि इस कंपनी की स्थापना 1684 यानी 1684 में की गई थी, पर 1718 तक आते आते इसका कोई खास बिजनेस नहीं बचा था। इस कंपनी को बनाया गया था फ्रेंच अमेरिकन कॉलोनी से ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए और इस कंपनी को बनाने का आइडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था। एशिया की इकोनॉमीज चाहे इंडिया हो या इंडोनेशिया, वहां पर पहले से ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे जिनको ट्रेड किया जा सकता था, जिसमें मसाले सबसे आगे थे। लेकिन फ्रांस की कॉलोनीज जो अमेरिका में थी वहां पर ऐसी कोई खास प्रोडक्शन नहीं थी, इसीलिए ये कंपनी तो बन गई थी लेकिन इसका कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं बचा था। पर जॉन को लगा कि कॉलोनी से ट्रेड करने की एक और कोशिश की जानी चाहिए। उसने मिसिसिपी कंपनी को अमेरिकन फ्रेंच कॉलोनी से व्यापार करने का एक अधिकार यानी मोनोपोलिस्टिक राइट दिलवा दिया। यह अधिकार अगले 50 सालों के लिए था। जॉन का हौसला बुलंद था क्योंकि उसका बैंकिंग आइडिया सफल दिख रहा था और लोग उसे दुनिया का सबसे सफल इकोनॉमिस्ट कहने लगे थे। इसी घमंड में उसे लगा कि वो मिसिसिपी कंपनी को भी एक सफल कंपनी बना देगा। इसके अलावा एक वजह और थी और वो ये कि जॉन लॉ के पास अब अपने लिए कमाई का कोई साधन नहीं था। जो बैंक उसने बनाया था वो नेशनलाइज हो गया था। उसकी सारी कमाई फ्रांस के राजा के पास जा रही थी और स्कॉटलैंड में उसके बिजनेस से अब उसे धन प्राप्त नहीं होता था। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन शुरू हुए और जल्दी ही जॉन को समझ आ गया कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। उसके पास जितना धन था वो उसने अमेरिकन कॉलोनीज में मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिजों की खोज में लगा दिया, पर वहां से उसे कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। उसने कुछ पैसा इन्वेस्टर से भी लिया था पर वो भी डूब गया। इसके बाद उसने फिलिप से एक फेवर मांगा। उसने इस कंपनी के 50,000 यानी 50,000 शेयर्स 500 लाइवर्स यानी कि उस समय की जो फ्रेंच करेंसी थी लाइवर्स में बेचने की रिक्वेस्ट की, यानी 50,000 शेयर और हर शेयर की कीमत 500 लाइवर्स। कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मारामारी हो गई क्योंकि जॉन की रेपुटेशन ही इतनी मजबूत थी और साथ ही उसे राज परिवार का आशीर्वाद भी प्राप्त था। इस पैसे को भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाने लगा,
पर उससे कोई रिटर्न नहीं आया, बल्कि अपनी अमेरिकन कॉलोनीज को बचाने के लिए जो आर्मी वहां पर फ्रेंच राजा ने लगा रखी थी उसका खर्चा भी अब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका में अब कॉलोनीज के बीच में युद्ध शुरू हो गए थे जो आगे चलकर अमेरिकन सिविल वॉर में तब्दील हो गए, जिसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। यह सब देखकर जॉन समझ गया कि उसका यह फैसला अब गलत साबित हो रहा है, पर अपने फैसले से पीछे हटने के बजाय वो इस कंपनी में और इन्वेस्ट करता चला गया। उसकी हाई स्टेक गैम्बलिंग यानी जुए वाली आदत अब वापस आ गई थी। उसने फिलिप का विश्वास मजबूत करने के लिए इन्वेस्टर से ली गई रकम से फ्रेंच सरकार का एक बड़ा लोन भी उतार दिया। जहां एक तरफ फिलिप खुश हो रहा था, वहीं जॉन ये अफवाह फैला रहा था कि अब कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि वो फ्रेंच राज परिवार का कर्जा भी उतार सकती है। कॉलोनीज के द्वारा नीदरलैंड्स की तरक्की सबने देखी थी। ऐसे में लोगों को लगा कि 18th सेंचुरी अब फ्रांस की है। जॉन की रेपुटेशन और कॉलोनीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी। साथ ही बैंक द्वारा मनी प्रिंटिंग भी लगातार रफ्तार पकड़ रही थी। इस तरह साल 1719 आ गया। साल 1719 यानी 1719 की शुरुआत में कंपनी को लेकर हर रोज ही कोई नई खुशखबरी आती थी, पर यह सारी अफवाहें थी। कंपनी के शेयर रातों रात दुगने या तिगने हो जाते। ट्यूलिपमेनिया की तरह देश के अमीरों और राज परिवार के लोगों का भी बड़ा पैसा इस कंपनी में लगने लगा। लोगों ने इस बूम पीरियड में बहुत पैसा बनाया और इन्हीं लोगों को मिलियनियर कहा जाने लगा। जी हां, मिलियनियर शब्द का उपयोग पहली बार इसी बबल में अमीर हुए लोगों के लिए किया गया था। दिसंबर 1719 यानी 1790 तक शेयर्स की कीमत 10,000 तक जा पहुंची और इसके बाद भी लगातार बढ़ती रही। यह वह समय था जब पूरा देश जॉन पर निर्भर हो गया था। फ्रांस का राजा देश चलाने के लिए जॉन के बैंक पर निर्भर था और आम इन्वेस्टर जॉन की कंपनी पर। इस तरह से जॉन उस समय फ्रांस का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। इसके चलते 1720 यानी 1720 में उसे फ्रांस का कंट्रोलर जनरल बना दिया गया। यानी अब देश का पूरा पैसा जॉन की निगरानी में ही चल रहा था। जॉन का एक इंडियन कनेक्शन भी था। उसने अपने भतीजे यानी भाई के बेटे को पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। यह जॉन की जिंदगी का सबसे सफल दौर था। सब कुछ उसके फेवर में ही जा रहा था, या यूं कहें जाता हुआ लग रहा था। 1720 यानी 1720 में ही फ्रांस में महंगाई बढ़ने लगी। शुरू में तो इसे सामान्य माना गया, पर फरवरी तक आते आते यह महंगाई विकराल रूप धारण कर गई। जॉन को समझ आया कि मनी प्रिंटिंग कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए उसने नए नोट छापने बंद कर दिए। पर वो तुरंत महंगाई को नहीं रोक सकते थे, इसलिए उसने एक नया रूल निकाला। सभी नोटों की कीमत को 20% यानी 20% कम करके आंका जाना था। इससे हालांकि कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि नोटों को छोड़कर लोग वापस सोने और चांदी के सिक्कों में काम करने लगे। पर इसका विपरीत असर शेयर मार्केट पर हुआ। नोटों की कीमत 20% कम होने का मतलब ऐसा समझा गया कि शेयर्स की कीमत भी 20% कम हो जाएगी, और इसी डर से लोग मिसिसिपी कंपनी के शेयर्स भी बेचने लगे। हालांकि 6 दिन बाद इस नियम को बदल लिया गया, पर तब तक लोगों का विश्वास बैंक और कंपनी पर से उठ गया था। इसके बाद लोग बैंक के पास जाकर अपने नोट के बदले सोने और चांदी की मांग करने लगे। लेकिन क्योंकि नोट ज्यादा छाप दिए गए थे और सोना और चांदी कम था, इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनका सोना या चांदी नहीं मिला। इस सब के चलते लोगों के बीच में जॉन लॉ की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई। एक झटके में उनकी आंखों का तारा उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यहाँ पर राज परिवार भी जॉन के खिलाफ हो गया था, क्योंकि मिसिसिपी कंपनी के शेयर्स में उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। जब लोगों का विश्वास बैंक पर से उठ गया और लोग कंपनी के शेयर भी औने पौने बेचने लगे, तो जॉन को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ा। महंगाई तो थी ही, पर सड़कों पर भी अराजकता फैल गई। लोग अब फिलिप से जवाब मांग रहे थे। आनन फानन में इसी साल जॉन को कंट्रोलर जनरल के पद से हटा दिया गया। उसे देश निकाला दे दिया गया और दिसंबर 1720 में ही वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स भाग गया। पर अब उसे यूरोप में सब जानते थे। उसके कुकर्मों के चलते ना तो कोई उसे पार्टीज या मीटिंग में ही बुलाता था और ना ही वो जुआ खेल पाता था। अगले कुछ साल वो इसी तरह कभी रोम, कभी कोपेनहेगन और कभी वियना में भटकता रहा, और आखिरकार 1729 यानी 1729 में वेनिस में नितांत गरीबी की हालत में उसकी मौत हो गई। उधर फ्रांस को भी इससे उभरने में काफी समय लगा। 1720 के दशक में उसकी स्थिति काफी बुरी थी। जॉन का बैंक बंद हो गया था, पूरी शेयर मार्केट बर्बाद हो गई थी, पर सबसे बुरा यह था कि लोगों का विश्वास अब बैंक और शेयर मार्केट दोनों पर से उठ गया था। व्यापारियों से लेकर राजघराने तक के लोग बैंकरप्ट हो गए थे। लोग पेपर करेंसी छोड़कर वापस गोल्ड और सिल्वर कॉइन पर चले गए थे। देश के पास अपनी फ्यूचर प्लान्स के लिए कोई पैसा ही नहीं बचा था। राजा को उधार देने के लिए लोग अब तैयार नहीं थे, और एक तरह से पूरे फ्रांस का इकोनॉमिक व्हील यानी इकोनॉमिक चक्का रुक गया था। किसी एक इंसान द्वारा दिया गया किसी देश को यह सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक था।
धीरे धीरे फ्रांस इस झटके से उभर तो आया, पर फिर कभी अपनी पहले वाली इकोनॉमिक ग्लोरी हासिल नहीं कर सका। इसके बरस्क इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। जॉन लॉ को आज एक शार्प इकोनॉमिस्ट पर धोखेबाज इंसान के रूप में याद किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसने फ्रांस के लिए सब कुछ गलत ही किया था। उसने बड़े जमींदारों से जमीनें लेकर छोटे किसानों को दी थी। उसने रोड और कैनाल टैक्स बंद कर दिए थे, नई सड़कें बनवाई थी, नई इंडस्ट्री लगाई थी, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया था और उसके राज में फ्रांस का ट्रेड 60% यानी 60% तक बढ़ा था। फ्रांस में ट्रेडिंग शिप्स की संख्या 16 यानी 16 से बढ़कर 300 यानी 300 हो गई थी। आज ऐसा माना जाता है कि जॉन ने इरादतन यह बबल नहीं बनाया था। उसकी गलती यह थी कि जब उसे रुक जाना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है और इसे बंद कर देना चाहिए, तब उसने झूठ बोलकर और पैसा इकट्ठा किया और कंपनी में इन्वेस्ट किया। और फिर इस एक झूठ को छुपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलने पड़े। उसका मनी प्रिंटिंग का आइडिया भी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसने मनी फ्लो बढ़ाना तो जान लिया था, पर उससे कंट्रोल कैसे किया जाए उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। आज के इकोनॉमिस्ट भी मनी फ्लो बढ़ाते हैं, पर टैक्स और इंटरेस्ट रेट के जरिए इस फ्लो को कंट्रोल करना सीख गए हैं। आज हम आपको एक ट्रिविया बताते हैं। क्या आपको पता है कि अगर मिसिसिपी कंपनी की वैल्यूएशन को आज की कीमत पर आंका जाए तो वो आज तक की दूसरी सबसे सफल कंपनी होती। पहले नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर मिसिसिपी कंपनी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, अमेजॉन जैसी कंपनियां जिन्हें हम जानते हैं, उनमें से कोई भी कंपनी आज तक इतनी वैल्यूएशन हासिल नहीं कर पाई जितनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और मिसिसिपी कंपनी की थी। लेकिन यह एक ताज्जुब की बात है कि दोनों ही कंपनीज ने एक बबल को जन्म दिया। एक ने जहां डच इकोनॉमी को हिला दिया, वहीं मिसिसिपी कंपनी ने तो पूरे फ्रांस को बर्बाद ही कर दिया। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।